आरोग्य अंक में आयुर्वेदीय निदान की अनूठी पद्धति नाड़ी परीक्षा। आयुर्वेद में व्याधि निदान को बहुत महत्व दिया गया है। आचार्यों का स्पष्ट निर्देश है कि पहले रोग का ज्ञान करें, तदंतर अपने पास उपलब्ध औषधि का ज्ञान करें, तब उपचार प्रारंभ करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में रोग निदान के लिए रोग की परीक्षा है और रोग परीक्षण के माध्यम से अनेक साधन बताए गए हैं, जिनमें अन्यतम है नाड़ी परीक्षा। विश्व की सभी चिकित्सा पद्धतियों में रोगी की परीक्षा के क्रम में नाड़ी की परीक्षा का विधान है, किंतु जितना व्यापक विचार नाड़ी परीक्षा के संदर्भ में आयुर्वेद ने किया है, उतना अन्य किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं किया गया है। आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा रोग निदान की पर्याय बन चुकी है। किसी वैद्य के पास रोगी आता है तो बिना अधिक चर्चा किए वह नाड़ी की परीक्षा हेतु तो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और अपेक्षा रखता है कि वैद्य जी नाड़ी परीक्षा करके मेरा संपूर्ण निदान कर दें। कुछ ऐसे नाड़ी वैद्य भी हुए हैं जो मात्र नाड़ी की परीक्षा करके रोगी के लक्षण, व्याधि, परिणाम और आहार विहार का सत्य वर्णन कर देते हैं। वस्तुतः रोगी की परीक्षा का विधान आयुर्वेद में अति प्राचीन है और उन परीक्षणों में स्पर्श परीक्षा एक स्वतंत्र विज्ञान है। स्पर्श परीक्षा के अंतर्गत गतिमान या स्फुरण करने वाले अंगों का स्पर्श कर परीक्षा करने का स्पष्ट निर्देश है। इसी क्रम में नाड़ी परीक्षा आती है। नाड़ी परीक्षा की व्यापक उपादेयता के कारण यह विज्ञान क्रमशः विकसित होता गया और इसके उपबरहन में प्राचीन योग शास्त्र एवं तंत्र विज्ञान का भरपूर सहयोग मिला है। रावण तथा कनाद आदि महर्षियों ने नाड़ी शास्त्र पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं एवं योग रत्नाकर, शांगधर आदि ने सामग्री प्रस्तुत की है। रोगी का शीर व्याधि का आश्रय होता है। रुग्ण अवस्था में शीर के कुछ अंगों में अनुपेक्षणीय परिवर्तन आते हैं, जिससे व्याधि निदान संबंधी निश्चित संकेत मिलते हैं। आचार्य ने ऐसे 8 स्थानों भावों में नाड़ी, मूत्र, मल, जिहा, शब्द, स्पर्श, नेत्र एवं आकृति का वर्णन किया है, जहाँ ये परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट एवं व्यापक स्वरूप के होते हैं। वैद्य को रोगग्रस्त व्यक्ति के इन 8 अंगों की परीक्षा करनी चाहिए। इनमें भी नाड़ी परीक्षा को प्रथम और अनिवार्य रूप से प्रत्येक आचार्य ने परिगणित किया है। आयुर्वेद की परंपरा के अनुसार जो प्रधान होता है उसका प्रथम उल्लेख किया गया है। इस आधार पर इन परीक्षाओं में नाड़ी परीक्षा प्रमुख है। अन्य अंगों की परीक्षा स्थानीय विकृतियों या सीमित रूप से सर्वांग विकृतियों को प्रकट करती है, परंतु नाड़ी परीक्षा की उपादेयता बहुत व्यापक है। नाड़ी के ज्ञान से ये जान लिया जाता है कि शरीर में प्राण है या नहीं। हाथ के अंगूठे के मूल के नीचे जो नाड़ी है वह जीव के साक्षी स्वरूप है। नाड़ी की परीक्षा विधि। नाड़ी परीक्षा एक तांत्रिक विज्ञान है, अतः उसकी परीक्षा के कुछ सुनिश्चित विधि विधान हैं, कुछ निषेध हैं। नाड़ी परीक्षा संबंधी साहित्य के अनुशीलन से ज्ञान होता है कि नाड़ी परीक्षा विधान के 3 पक्ष हैं। पहला है चिकित्सक संबंधी, दूसरा है रोग संबंधी और तीसरा है परीक्षा संबंधी। चिकित्सक संबंधी। पहला, चिकित्सक को स्थिर चित्त से तन्मयता के साथ नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए, अर्थात मन तथा बुद्धि की एकाग्रता के साथ नाड़ी की परीक्षा करें।
दूसरा है नाड़ी परीक्षा करते समय चिकित्सक सुख आसन से पूर्व अभिमुख या उत्तर अभिमुख बैठ करके परीक्षण करें। तीसरा है चिकित्सक द्वारा मद्य जैसे किसी भी मादक द्रव्य का सेवन करके नाड़ी परीक्षा करना निषिद्ध है। चौथा है नाड़ी परीक्षा करते समय मलमूत्र आदि का वेग नहीं रहना चाहिए, अन्यथा एकाग्रता नहीं बनती है। पांचवा, धन के लोभी कामुक चिकित्सक नाड़ी परीक्षा द्वारा निदान करने में असमर्थ रहते हैं, अर्थात लोभ तथा काम वासना से रहित होकर के नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। छठा है चिकित्सक को अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियों द्वारा नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। सातवां है नाड़ी परीक्षा में उतावलापन उचित नहीं है, कम से कम 2 मिनट नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। रोगी संबंधी, रोगी ने मलमूत्र विसर्जन कर लिया हो, अर्थात मलों का वेग विधारण नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब रोगी सुखासन में बैठा हो, हाथ जानु के अंदर हों या आराम से लेटा हो तब परीक्षा करें। तीसरा, वह भूख प्यास से पीड़ित नहीं हो। चौथा, तत्काल भोजन नहीं किया हो, सोया नहीं हो, धूप से ना आया हो। पांचवा, व्यायाम तथा स्नान करके तत्काल बाद नाड़ी परीक्षा ना करें। छठा, व्यवाय स्त्री संग किया हुआ ना हो एवं भूखे पेट ना हो, मद्यपान रहित हो, उपवास ना किया हो और शीत थका हुआ नहीं हो। सातवां है काम क्रोध शोक भयग्रस्त उद्विग्न चंचल मन वाले रोगी की नाड़ी परीक्षा ना करें, अथवा उन मनोभावों को शांत करके परीक्षा करनी चाहिए। इन कारणों से नाड़ी की प्राकृतिक गति का यथोचित ज्ञान नहीं हो पाता। सम्यक नाड़ी न बुध्यते से यही तात्पर्य है कि इन आहार विहार मनोभावों के प्रभाव से नाड़ी की स्वाभाविक गति में परिवर्तन आ जाता है और शीर दोष एवं रोग संबंधी वास्तविक गति का ज्ञान नहीं हो पाता। परीक्षा संबंधी बातें। पहली है, प्रातः खाली पेट नाड़ी परीक्षा करने की परंपरा है। दूसरा है, रोगी को आराम से लिटा करके या बिठा करके नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। तीसरा, बैठे हुए रोगी का कहुनी से आगे का हाथ वैद्य अपने बाएं हाथ पर रखे, उधारमुख मुद्रा में, फिर मणिबंध संधि में, अंगुष्ठ मूल से 1 अंगुल नीचे 3 उंगलियों से बाही प्रकोष्ठीय धमनी का परीक्षण करें। बाएं हाथ के सहारे के कारण हाथ शिथिल रहता है और नाड़ी की गति स्पष्ट मिलती है। चौथा, रोगी की उंगलियों को अंदर की ओर थोड़ा मोड़ करके केले के समान आकार दे करके रखना चाहिए। पांचवा, स्त्रियों की बाएं हाथ की, पुरुषों की दाएं हाथ की नाड़ी देखने का विधान है। उत्तम तो यह है कि स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों ही को की नाड़ी दोनों हाथों में देखनी चाहिए। अनेक बार दोनों हाथों की गतियों में परस्पर भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। पुरुष की पहले दाईं फिर बाईं तथा स्त्री की पहले बाईं फिर दाईं नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए। छठा, वैद्य को अपनी तर्जनी मध्यमा अनामिका तीनों उंगलियों से नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए। एक एक उंगली उठा करके फिर थोड़ा दबाव डाल करके गति देखनी चाहिए। सातवां है, मणिबंध को नाड़ी गति में भ्रम या अस्पष्टता सी स्थिति हो तो अन्य स्थान की नाड़ी देखनी चाहिए और उनका परस्पर समन्वय करके देखना चाहिए। आठवां, परीक्षण हेतु रखी उंगलियों को उठा करके पुनः नाड़ी पर थोड़ा दबाव डालते हुए
3 बार परीक्षा करनी चाहिए। अब अशांश दोष विकृति का या व्याधि का विनिश्चय करना चाहिए। दोष अनुसार नाड़ी की गति। आयुर्वेद में स्वस्थ एवं रोग इन दोनों के लिए क्रमशः दोषों की साम्यता एवं वैषम्य को उत्तरदायी माना है। दोषों की 3 अवस्थाएं हैं, पहले वृद्धि, दूसरी क्षय एवं तीसरी साम्यता। इनमें सम अवस्था स्वास्थ्य के लिए और वृद्धि तथा क्षय अवस्थाएं रोगी के लिए कारणीभूत होती हैं। अन्य शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ नाड़ी गति में भी इन दोषों की अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। प्रविद्ध दोष अपने कार्यों को, गुणों को प्रविद्ध करते हैं तथा क्षीण हुए दोष अपने कार्यों, गुणों को कम करते हैं, घटाते हैं तथा सम मात्रा में रहने पर वे अपने निर्धारित कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार नाड़ी में इन दोषों की स्थितियां मिलती हैं, अर्थात प्रविद्ध दोष नाड़ी में अपनी प्रव्यक्तता और भी अधिक व्यक्त करते हैं तथा क्षीण दोष अपने स्थान, प्रव्यक्तता एवं गति में ह्रास अर्थात कमी प्रकट करते हैं, जबकि सम अवस्था में दोष अपनी निर्धारित गति एवं स्थान पर उपलब्ध होते हैं। जैसा कि शास्त्रों ने उल्लिखित किया है कि तर्जनी के नीचे वायु, मध्यमा के नीचे पित्त और अनामिका के नीचे कफ की नाड़ी प्रव्यक्त होती है। प्रव्यक्तता से तात्पर्य है कि बिना अधिक दबाव किए नाड़ी का स्पंदन किसी अंगुली विशेष के नीचे अधिक उछाल के साथ प्रतीत होता है। इस परीक्षा में उंगलियों की स्थिति तथा दबाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अर्थात अंगुली अपने स्थान पर स्थित हो, ऊपर या नीचे न रहे तथा अत्यंत अल्प दबाव देने की अपेक्षा रहती है। अधिक दबाव देने पर प्रव्यक्तता समझने में भ्रम हो सकता है। गति के अनुसार दोष ज्ञान। दोषों के अनुसार कुछ विशिष्ट गतियों का वर्णन बड़ी प्रधानता के साथ आयुर्वेदिक ग्रंथों में किया गया है। गति संख्या की दृष्टि में वात नाड़ी विषम अर्थात कभी अल्प, कभी तीव्र तथा कभी मंद गति मिलती है। पित्त के कारण चपला अर्थात तीव्र गति एवं कफ के नीचे स्थित या स्तब्ध मंद गति मिलती है। विशिष्ट नाड़ी गति के संबंध में विभिन्न प्राणियों की गतियों का उदाहरण देते हुए सभी आचार्यों ने दोष के अनुसार विशिष्ट नाड़ी गति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उदाहरणों से ज्ञात होता है कि ये विशिष्ट नाड़ी गतियाँ कितनी सूक्ष्म अनुभूतिपरक हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति एक सी होते हुए भी उनकी अभिव्यक्त करने की शैली भिन्न होती है। अतः आचार्यों ने बाह्य जगत के पशु पक्षियों के उदाहरण दिए हैं, जिससे जिज्ञासु को बिना किसी भ्रम के उन गतियों का स्थायी ज्ञान हो सके और सभी के समक्ष एक सी रहे। वायु के अनुसार नाड़ी की गति। वायु के विशेषणों में वक्रा या वक्र गति का ये 2 सर्वाधिक उल्लिखित है। वक्रा विशिष्ट गति अर्थात रक्तवाहिनी में अति वक्र विशिष्ट स्वभाव की गति लहर से है। नाड़ी परीक्षा करते समय वैद्य अपनी तीनों उंगलियों को एक रेखा में रखे। अंगुलियों के माध्यम में स्थित केंद्रक जो सर्वाधिक संज्ञावाही होता है उसे नाड़ी के बीचों बीच रखना चाहिए और फिर ध्यानपूर्वक देखें कि नाड़ी संवहन एक सीधी रेखा में आ रहा है तथा कभी दाएं कभी बाएं, अंदर की ओर बाहर की ओर स्पर्श करता हुआ आ रहा है।
जैसे सर्प की गति होती है। यदि वक्रता है, दूसरे प्रकार की वक्रता स्फुरन की उच्चता के आधार पर हो सकती है, जैसा कि जालोका की गति में मिलता है। पित्त के अनुसार नाड़ी की गति चपला, चपलगा, तीव्रा आदि विशेषण पित्त प्रभाव से प्रभिद्ध नाड़ी की गति संख्या की सूचित करते हैं, अर्थात पित्त प्रकोप के सर्वसामान्य परिवर्तनों में प्रति मिनट नाड़ी की गति संख्या में वृद्धि अवश्यंभावी है, जबकि स्फुलिंग, काकमंडूक आदि जीवों की गति के उदाहरण विशिष्ट स्वभाव वाली गतियों के लिए हैं। ये सभी जंतु उछल उछल कर चलते हैं, अर्थात इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के मध्य अंतराल रहता है। इस प्रकार पित्त की नाड़ी तय करने के लिए दो प्रमुख आधार बनते हैं। पहला है स्पंदन की उच्चता और दूसरा है एक स्पंदन से दूसरे स्पंदन के बीच में निर्मित होने वाला अंतराल। इन आधारों पर कह सकते हैं कि पित्त की नाड़ी तीव्र गति, उच्च स्पंदन युक्त एवं अंतराल के साथ उछलती हुई चलती है। कफ के अनुसार नाड़ी की गति स्थिरा, स्तमिता, समितता, स्तब्धा, प्रसन्ना आदि विशेषण कफ नाड़ी के संदर्भ में मिलते हैं। स्थिरा तथा स्तब्धा से तात्पर्य नाड़ी की गति संख्या की कमी तथा नियमितता, स्तिमितता या चिपचिपापन कफ के अतिरिक्त आम, अजीर्ण जैसी अन्य अवस्थाओं में भी मिलता है। प्रसन्ना से तात्पर्य यह है कि नाड़ी पूर्ण और एक सी गति से चलती हुई मिलती है। विशिष्ट गतियों के संदर्भ में हंस, कबूतर तथा हाथी की गतियों का उदाहरण दिया जाता है। ये सभी आराम से बिना उतावलेपन के चलते हैं। कफ के प्रभाव से भी नाड़ी बिना अकुलाहट के आराम से चलती है। रोगी के अनुसार नाड़ी की गति, रोगों का ज्ञान होना नाड़ी की परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। विभिन्न नाड़ी परीक्षा संबंधी ग्रंथों में अनेक विशिष्ट रोगों की विशिष्ट नाड़ी गतियाँ वर्णित हैं। व्यवहार में भी अनेक वैद्यराज नाड़ी परीक्षा द्वारा सटीक रोग विधान करते हैं। व्याधि विशेष में या व्याधि के विशिष्ट अवस्था के अनुसार विशिष्ट नाड़ी गतियाँ मिलती हैं। जिज्ञासुजन नाड़ी ग्रंथों का अध्ययन करके इस संदर्भ में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। असाध्यता सूचक नाड़ी की गति। आयुर्वेद के आचार्यों ने व्याधि की साध्य असाध्यता पर विशेष विचार किया है। रोग का चिकित्सा क्रम निर्धारण एवं परिणाम ज्ञान के साथ साथ चिकित्सक के यश की रक्षा भी प्रमुख उद्देश्य है। असाध्यता और अरिष्ट सूचक नाड़ी की गतियों का प्रचुर वर्णन नाड़ी ग्रंथों में मिलता है। अनेक प्रकार से काल मर्यादा के साथ नाड़ी की असाध्यता शास्त्र में वर्णित है। यथा प्रहर, ज्वालावधि, संध्योमारक, साध प्रहर, एक रात्रि, अहोरात्र, त्रिदिवस, सप्तरात्रि, पक्षी या मास आदि। इनके पीछे ऋषियों के अलौकिक ज्ञान की भूमिका रही है। अनेक वैद्यों की इस प्रकार काल अवधि के साथ मृत्यु घोषणा करने हेतु ख्याति रही है। साधारण से देखते हुए इन लक्षणों का संयोग और उन्हें पकड़ लेने का अभ्यास तथा उत्तम नाड़ी ज्ञान ही इस प्रकार की घोषणा करने की शक्ति दे सकता है। यदि नाड़ी स्पर्श में बहुत सूक्ष्म पतली हो
भिन्न भिन्न गतियों के साथ जल्दी जल्दी चल रही हो, बाहर से दबी हुई सी चले, स्पर्श में गीली सी लगे, बार बार स्पर्श अलभ्य हो, अर्थात रह रहकर स्पंदन रहित होती हो, तो उसे असाध्यता सूचक मानना चाहिए। मृत्यु सूचक नाड़ी की गति मणिबंध संधि के अपने स्थान से च्युत नाड़ी निश्चित रूप से मृत्यु सूचक होती है। कुछ आचार्यों के मत से स्थानच्युत नाड़ियां सद्य मृत्यु सूचक होती हैं, अर्थात शीघ्र ही मृत्यु होगी, ये संकेत देती हैं। नाड़ी में बार बार कंपन हो रहा हो, पतले धागे के समान सूक्ष्म स्पंदन मिल रहा हो तथा अंगुली को स्पर्श करता स्पंदन अत्यंत हल्का अल्प बल हो, तो निश्चित मृत्यु सूचक है। जब शीर का ताप अधिक हो एवं नाड़ी स्पर्श में ठंडी हो, और यदि शीर ठंडा हो किंतु नाड़ी स्पर्श से उष्ण हो तथा अनेक प्रकार की गतियों के साथ चलती हों, अर्थात बार बार जल्दी जल्दी गति परिवर्तन ना हो रहा हो, तो वह भी मृत्यु सूचक हैं। इस प्रकार आयुर्वेदीय साहित्य में नाड़ी परीक्षा के संदर्भ में बहुत विस्तार से उपयोगी वर्णन प्राप्त होते हैं। आरोग्य अंक नाड़ी विज्ञान। आयुर्वेद अनादि शाश्वत एवं आयु का विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति सृष्टि की रचना के साथ हुई। जिन तत्वों से सृष्टि की रचना हुई, उन्हीं तत्वों से ही इसकी उत्पत्ति हुई। रचना एवं क्रिया का संपादन शरीर की प्राकृत एवं विकृत अवस्था पर संभव है। ब्रह्मांड में स्थित तत्वों से पंचभूतों द्वारा सारी सृष्टि प्राणी मात्र, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, खनिज, वनस्पति, यवन मात्र समस्त वस्तु जाति की रचना हुई है। आयुर्वेद के मूल स्तंभ पंच महाभूत ही हैं। शरीर में वात, पित्त एवं कफ के भी इन 5 भेदों के आधार पर प्रत्येक दोष के 5-5 भेद किए गए हैं तथा उनके आधार पर शरीर में स्थान, गुण तथा कर्म का वर्णन करके इनके प्राकृत कर्म बताए हैं। यही प्राकृत कर्म जब सम रहते हैं तो प्राकृत अवस्था अर्थात स्वस्था रहती है, और इसके विकृत हो जाने पर अप्राकृत अवस्था अर्थात अस्वस्था हो जाती है। चिकित्सा सिद्धांत में भी पंच महाभूतों की प्रधानता होने से जब मूलभूत चिकित्सा है, उसमें क्षीण हुए दोष एवं महाभूतों की वृद्धि करना और जो बढ़े हुए हैं उनका ह्रास करना तथा सम का पालन करना ही चिकित्सा है। पहला है वात। शीरस्थ वायु दोष के शीर के उत्तमांग से मूलाधार तक क्रमशः 5 भेद किए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्राण मूर्धा में, उदान उर प्रदेश में, समान कोष्ठ में, व्यान सर्वशीर में, अपान मूलाधार में। इनमें महाभूतों की अधिकता को यदि लें तो प्राण वायु आकाश महाभूत प्रधान, उदान अप महाभूत प्रधान, समान तेजस महाभूत प्रधान, व्यान वायु महाभूत प्रधान तथा अपान पृथ्वी महाभूत प्रधान है। दूसरा है पित्त। शीर के उत्तमांग से अधोभाग तक महाभूतों की प्रधानता से 5 भेद किए गए हैं। पहला है आलोचक, नेत्र तेजस महाभूत प्रधान। फिर दूसरा है साधक, हृदय आकाश महाभूत प्रधान। फिर है पाचक, कोष्ठ पृथ्वी तत्व प्रधान। फिर है रंजक, यकृत, प्लीहा
अप महाभूत प्रधान। फिर है भ्राजक सर्व शरीर का त्वक वायु महाभूत प्रधान। आगे है कफ। इसी प्रकार कफ के भी 5 रूप भेद हैं। बोधक जीहा में तेजस महाभूत प्रधान, क्लेदक अमाशय में अप महाभूत प्रधान, अवलंब हृदय में पृथ्वी महाभूत प्रधान, तर्पक इंद्रियों में आकाश महाभूत प्रधान, श्लेष्क संधियों में वायु महाभूत प्रधान। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर में सबके स्थान नियत हैं और प्रत्येक के कर्म भी शास्त्र में वर्णित हैं। नाड़ी परीक्षण से पूर्व इनका ज्ञान होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि नाड़ी ज्ञान इसके बिना संभव नहीं है। नाड़ी ज्ञान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पुरुष के दाएं हाथ एवं स्त्री के बाएं हाथ के अंगुष्ठ मूल से कुछ दूरी पर तर्जनी, मध्यमा, अनामिका उंगलियों को क्रमशः रख करके कर्पूर संधि को आश्रित न रखते हुए 90 डिग्री के कोण पर चिकित्सक ध्यानस्थ हो हृदय से आने वाले स्पंदन का अनुभव करे। तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका के स्पंदनों को तरतम विधि से ज्ञात करके प्रत्येक अंगुली के नीचे 5 भेदों को तर्जनी के नीचे 5 वायु, मध्यमों के नीचे 5 पित्त तथा अनामिका के नीचे 5 कफ का ज्ञान प्राप्त करे और उसके स्थान पर एवं कर्म का ज्ञान होने पर उससे होने वाले कर्मों के लक्षण वाली व्याधि का होना सुनिश्चित करे। किसी कर्म को प्रश्न के रूप में पूछने पर उसकी यथार्थता का ज्ञान करे। दोष भेद से भी नाड़ी परीक्षा की जाती है। दोषों के अशांश की वृद्धि भेद स्वरूप तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका के स्पर्श में स्पष्ट रंगित होती है। नाड़ी एवं नाड़ी ज्ञान द्वारा रोग का ज्ञान प्राप्त करना एक असाधारण कार्य है। इसके लिए विपुल समय, ज्ञान एवं विपुल अनुभव की अपेक्षा है। यहाँ अत्यंत सूक्ष्म रूप से दिशा निर्देश किया गया है।